सबसे पहले बात करें हम काल सर्प दोष का निर्माण कैसे होता है और काल सर्प दोष का व्यक्ति पर प्रभाव क्या पड़ता है। इसको बात करने से पहले हम बात कर लेते हैं कि दोस्तों 1960 से पहले 1960 से बिफोर जितने भी पुस्तक पब्लिश हुए हैं, जितने भी पुस्तक लिखे हुए ज्योतिष के, हमारे जितने भी ज्योतिषी 1960 से पहले हुए हैं, उस किसी भी पुस्तक में काल सर्प दोष का वर्णन नहीं है। 1960 के बाद से जितने भी ज्योतिषी हुए, जितने भी पुस्तक आए हुए हैं, उस पुस्तक में काल सर्प दोष का वर्णन है। और आज के समय में, वर्तमान समय में काल सर्प दोष के नाम पर मार्केट में बहुत ज़्यादा लोगों को डराया जा रहा है, लोगों को बहुत ज़्यादा भय दिखाया जा रहा है। यदि किसी भी व्यक्ति जन्म कुंडली में काल सर्प दोष का निर्माण हो जाता है तो उसको ऐसा बताया जाता है कि आपके जीवन में तो सब कुछ खत्म हो गया है, आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं, सारे के सारे जितनी भी बुराइयां हैं आपकी जन्म कुंडली के अंदर विद्यमान हो गया है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में काल सर्प दोष हो गया है। तो दोस्तों ऐसा कुछ पहली बात तो ऐसी कुछ होता नहीं है, क्योंकि काल सर्प दोष के होने से अगर ऐसा कुछ होता तो ग्रहों की दशाएं, अंतर्दशाएं, ग्रहों के और जो दृष्टियां हैं उस पर भी बात करनी हो चाहिए। काल सर्प के दोष होने से ही सब कुछ नहीं हो जाता है। तो सबसे पहले काल सर्प दोष जन्म कुंडली में निर्माण कैसे होता है हम उसके बारे में बात कर लेते हैं, और फिर काल सर्प दोष कितने प्रकार के होते हैं हम उस पर बात करेंगे, और काल सर्प दोष का फल क्या होता है हम उस पर भी बात करेंगे। तो दोस्तों मैं कुंडली यहाँ पर बना रहा हूँ। जब भी जन्म कुंडली में राहु यहाँ पर हो, केतु यहाँ पर हो, राहु और केतु यहाँ पर हो, या जन्म कुंडली के किसी भी भाग में राहु केतु हो, उसके अधीनस्थ सातों के साथ ग्रह आ जाते हैं तो जन्म कुंडली में काल सर्प दोष का निर्माण होता है। जैसे राहु केतु यहाँ पे है, सूर्य बुध यहाँ पे, शुक्र यहाँ पे, गुरु यहाँ पर, चंद्रमा यहाँ पर, 2 2 4 1 5, इसके बाद मंगल यहाँ पर, और इसके बाद शनि यहाँ पर। तो जाके इस जन्म कुंडली में काल सर्प दोष का निर्माण हो गया। राहु और केतु के अधीनस्थ जब सारे ग्रह आ जाते हैं तो जन्म कुंडली में काल सर्प दोष का निर्माण होता है। अगर यही सारे ग्रह यहाँ पर आ जाए, इस साइड सूर्य यहाँ पर, बुध यहाँ पर हो जाएंगे, शुक्र यहाँ पर हो जाएंगे, गुरु यहाँ पर हो जाएंगे, शनि केतु के साथ में हो जाते हैं, यहाँ पे चंद्रमा हो जाते हैं, यहाँ पे मंगल हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और ये सब मैं इनको यहाँ से निकाल देता हूँ। इस कंडीशन में भी जन्म कुंडली में काल सर्प दोष का निर्माण होता है। राहु केतु के इस साइड हो या इस साइड हो, इसके बाद जन्म कुंडली में राहु यहाँ पे बैठो, केतु यहाँ पे बैठो, राहु यहाँ पे बैठो, केतु यहाँ पे बैठो, एक ही दिशा में जब पूरे ग्रह राहु और केतु के अंतर्गत आ जाते हैं तो जन्म कुंडली में काल सर्प दोष का निर्माण होता है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है काल सर्प दोष का निर्माण कैसे होता है। जब भी सातों के सात ग्रह राहु और केतु के अंडर आ जाते हैं, राहु और केतु के अधीनस्थ आ जाते हैं, तब जाके जन्म कुंडली में काल सर्प दोष का निर्माण होता है। अब काल सर्प दोष कितने प्रकार के होते हैं हम उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहला दोस्तों जो काल सर्प दोष होता है उसे कहते हैं अनंत काल सर्प दोष। अनंत काल सर्प दोष बोलते हैं। तो क्या अनंत काल सर्प दोष, अनंत काल सर्प दोष का निर्माण कैसे होता है दोस्तों। जब जन्म कुंडली के लग्न भाव में, जब जन्म कुंडली के प्रथम भाव में राहु हो और सप्तम भाव में केतु हो, तब जाके अनंत काल सर्प दोष का निर्माण होता है। राहु यहाँ पर हो और केतु यहाँ पर हो, इसके इस साइड, इसके इस साइड, या तो इस साइड या तो उस साइड, सातों के सात ग्रह विद्यमान होते हैं तो अनंत काल सर्प दोष का निर्माण होता है। जब जन्म कुंडली में लग्न में राहु हो, सप्तम भाव में केतु, राहु के लग्न में रहेगा, सप्तम भाव में स्वाभाविक ही केतु रहेगा, उसके इस साइड, उसके या इस साइड जब सारे ग्रह विद्यमान होते हैं तो जन्म कुंडली में अनंत काल सर्प दोष का निर्माण होता है। दूसरा जो होता है दोस्तों, टोटल 12 प्रकार के काल सर्प दोष होते हैं। नंबर 1 पर यह था। अब नंबर दूसरा बात करते हैं दोस्तों। नंबर 2 जो है वह है कुलिक काल सर्प योग। नंबर दूसरा जो है वह है कुलिक काल सर्प योग। यहाँ पे कुलिक
काल सर्पयोग, ये कुलिक काल सर्पयोग। दोस्तों कुलिक काल सर्पयोग होता है कि दूसरे भाव में राहु, दूसरे भाव में राहु हो और अष्टम भाव में केतु। दूसरे में राहु आएगा, स्वाभाविक है अष्टम में केतु चला जाएगा। राहु और केतु के उस साइड या राहु केतु के इस साइड जब भी सातों ग्रह हो जाएंगे तब जाके जन्म कुंडली में कुलिक काल सर्पदोष का निर्माण होता है। कुलिक काल सर्पदोष का निर्माण होता है कब? जब द्वितीय भाव में राहु और अष्टम भाव में केतु बैठे होते हैं और राहु केतु के अधीनस्थ या तो उस साइड या तो इस साइड सारे के सातों ग्रह विद्यमान हो जाते हैं। उस स्थिति में कुलिक काल सर्पदोष का निर्माण होता है। तीसरा होता है दोस्तों वासुकी काल सर्पदोष। वासुकी काल सर्पदोष, वासुकी काल सर्पदोष का निर्माण दोस्तों ऐसे होता है कि राहु तीसरे भाव में, राहु तीसरे भाव में और केतु नवम भाव में। अब राहु केतु का अधीनस्थ इस तरफ या तो इस तरफ जब सारे ग्रह विद्यमान हो जाते हैं तो जन्म कुंडली में वासुकी काल सर्पदोष का निर्माण होता है। बहुत सरल तरीके से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ और मुझे पूरा भान है, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आ रहा होगा। फिर भी यदि आपको कहीं भी समझने में दिक्कत आ रही है तो पहले आप इसको समझने का प्रयास करें और फिर भी दिक्कत आ रही है तो नीचे के नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, जो भी आपकी समस्या होगा समाधान किया जाएगा। राहु तीसरे भाव में, केतु नवम भाव में हो तो जाके वासुकी काल सर्पदोष का निर्माण होता है। इसके बाद होता है दोस्तों शंखपाल काल सर्पयोग। इसके बाद जो होता है शंखपाल काल सर्पयोग, शंखपाल काल सर्पयोग। शंखपाल काल सर्पयोग क्या होता है दोस्तों? चतुर्थ भाव में राहु, जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में राहु, दसम भाव में केतु विद्यमान हो और या तो उस साइड या तो इस साइड सातों के सातों ग्रह जब विद्यमान हो जाते हैं। सूत्र नॉर्मल कहता है क्या है कि राहु और केतु के अधीनस्थ जब सारे ग्रह आ जाते हैं, सातों के सात ग्रह आ जाते हैं तो जन्म कुंडली में काल सर्पदोष का निर्माण होता है। अब कौन से काल सर्पदोष होंगे उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि जब चतुर्थ भाव में राहु और दसम भाव में केतु विद्यमान हो तो शंखपाल काल सर्पदोष का निर्माण होता है। चाहे सारे ग्रह ऊपर की साइड में हो, चाहे सारे ग्रह नीचे की साइड में हो, राहु केतु के अधीनस्थ होने चाहिए। उस स्थिति में शंखपाल काल सर्पदोष का निर्माण होता है। इसके बाद होता है दोस्तों पदम काल सर्पयोग। इसके बाद होता है पदम काल सर्पयोग। पदम काल सर्पयोग दोस्तों वह होता है उस स्थिति में जब राहु पंचम भाव में और केतु एकादश भाव में, राहु पंचम भाव में केतु एकादश भाव में होते हैं तो पदम काल सर्पदोष का निर्माण होता है। जब भी जन्म कुंडली में राहु पंचम भाव में हो और केतु एकादश भाव में हो और सातों ग्रह उनके अधीनस्थ हो तो जाके पदम काल सर्पदोष का निर्माण होता है। इसके बाद दोस्तों होता है महापदम काल सर्पदोष। इसके बाद जो निर्माण होता है महापदम काल सर्पदोष। महापदम काल सर्पदोष दोस्तों राहु छठवें भाव में और केतु द्वादश भाव में। राहु छठवें भाव में, केतु द्वादश भाव में जब विद्यमान हो जाते हैं उसके अधीनस्थ सातों ग्रह जब आ जाते हैं, चाहे ऊपर की दिशा में हो चाहे नीचे की दिशा में हो, तो जाके महापदम काल सर्पदोष का निर्माण होता है। इसके बाद दोस्तों जो निर्माण होता है तक्षक काल सर्प। इसके बाद जो होता है तक्षक काल सर्प। अब तक्षक काल सर्प में दोस्तों क्या था, अभी तक तो राहु यहाँ पे थे, अब यहाँ क्या हो जाएगा केतु लग्न में राहु सप्तम में आ गए। केतु लग्न में राहु सप्तम में आ गए और उसके अधीनस्थ केतु और राहु के अधीनस्थ जब सातों ग्रह आज उत्पन्न हो जाते हैं उस स्थिति में तक्षक काल सर्पयोग का निर्माण होता है। तक्षक काल सर्पयोग का निर्माण होता है। तक्षक काल सर्प दोष का निर्माण हो जाता है कब? जब केतु लग्न में हो और राहु सप्तम भाव में हो तो तक्षक काल सर्प दोष का निर्माण होता है। इसके बाद दोस्तों क्या आता है कारकोटिक सर्पयोग। कारकोटिक काल सर्पयोग। कारकोटिक
कारकोटिक काल सर्पदोष। कारकोटिक काल सर्पदोष दोस्तों कब निर्माण होता है? जब द्वितीय भाव में केतु, द्वितीय भाव में केतु और अष्टम भाव में राहु, द्वितीय भाव में केतु बैठे हो और अष्टम भाव में जब राहु बैठे होते हैं तो कारकोटिक काल सर्प दोष का निर्माण होता है। अब इस कंडीशन में सारे ग्रह या तो उस साइड हो या तो सारे ग्रह इस साइड हो, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बस आपको केतु और राहु को ध्यान देना है, केतु राहु के अधीनस्थ सारे ग्रह आने चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि किस भाव में केतु है, किस भाव में राहु है, उसके हिसाब से योग बनते हैं। जैसे द्वितीय भाव में केतु है, अष्टम भाव में राहु है, तो कारकोटिक काल सर्प दोष का निर्माण हो रहा है। इसके बाद दोस्तों जो बनता है वह है शंखनाद काल सर्प योग। इसके बाद जो आता है वह आता है शंखनाद काल सर्प योग। शंखनाद काल सर्प योग। शंखनाद काल सर्प में केतु तीसरे भाव में, केतु तीसरे भाव में, राहु नवम भाव में। या तो सारे ग्रह उस साइड हो या तो सारे ग्रह इस साइड हो, उस स्थिति में शंखनाद काल सर्पदोष का निर्माण होता है। केतु तीसरे भाव में, राहु नवम भाव में होते हैं तो शंखनाद काल सर्प दोष का निर्माण होता है। इसके बाद आता है दोस्तों पातक काल सर्प योग। इसके बाद जो होता है, जो आता है पातक काल सर्प योग। पातक काल सर्प दोष, जब भी जन्म कुंडली में पातक काल सर्प दोष का निर्माण होता है तो उस कंडीशन में केतु चौथे होते हैं और राहु दशम में होते हैं। अब उस स्थिति में सारे ग्रह या तो ऊपर की दिशा में हो या तो सारे ग्रह नीचे की दिशा में हो, तो भी जाके जन्म कुंडली में पातक काल सर्प दोष का निर्माण होता है। इसके बाद आता है दोस्तों विषधर काल सर्प दोष। पातक के बाद आता है जो विषधर काल सर्पदोष। विषधर काल सर्पदोष, विषधर काल सर्पदोष दोस्तों जन्म कुंडली में जब पंचम भाव में केतु और एकादश भाव में राहु विद्यमान होते हैं तो विषधर काल सर्पदोष का निर्माण होता है।